हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई आपके पास वर्क एनर्जी पावर का। अब हमने की थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था भाई। अब आपके पास बताते हैं यहाँ पे क्या कि आपके पास जो स्प्रिंग फोर्स होता है, जो स्प्रिंग का जो आपके पास फोर्स होते हैं, दैट इज द स्प्रिंग फोर्स फैक्टर, या फिर दूसरे टर्म में मैं आपके पास बताऊं क्या कि मैंने को निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें काइनेटिक तो होती नहीं है, और सिर्फ होगी तो क्या होगी पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करता हूं कि एग्जांपल लेते हैं कि एक स्प्रिंग आपने लिया, तो स्प्रिंग को जैसे आप स्ट्रेच करते हैं, तो स्प्रिंग को जैसे ही स्ट्रेच किया तो आप उसके पास क्या होगी, उसकी हाइट ही तो बढ़ी हुई है, कोई मोशन थोड़ी ना हुआ। अब जो हाइट बढ़ी है दैट क्रिएट्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास एक स्प्रिंग का जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग बताया, तो स्प्रिंग में क्या केसेस होते हैं भाई, क्या होता है कि स्प्रिंग का जब आप उसके ऊपर जो कोई भी फोर्स लगाते हैं, आपने क्या किया तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो आपके पास वो अपनी चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। कहने का मतलब या तो उसकी हाइट बढ़ जाती है या मतलब उसकी हाइट कम हो जाती है, मतलब दोनों दो चीजें होती है। अगर खींचते हैं तो स्प्रिंग मतलब बढ़ जाएगा, तो उसके बाद उसका जब आप छोड़ते हैं तो अपने रिगेन पोजीशन में आता है। जो रिगेन पोजीशन में आता है, कहने का मतलब अगर आपने क्या किया कि किसी भी आपने स्प्रिंग को खींचा है, खींचने के बाद कुछ फोर्स लगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो वो जो ओरिजिनल शेप में आता है दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग फैक्टर, और मैं कहूं उसको क्या कि रेस्टोरिंग फोर्स। क्या कि रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, या दूसरे टर्म में नाम दूं दैट इज द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो रेस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के बारे में क्या बताया कि रेस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स वो है कि आपके पास स्ट्रेच करने के बाद अगर वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, खींच लिया, उसके बाद वो स्ट्रेच हो गया, उसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ने के साथ क्या हुआ, अब लेंथ बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या पता चला दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अगर मैं लेंथ को सपोज करके चलूं कि x, ठीक है, जो आपके पास सपोज करते हैं भैया ये आपके पास कोई स्प्रिंग मान लेते हैं, ये स्प्रिंग है, जैसे ही आपने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद ये पोजीशन जैसे ये क्रिएट करेगा, इसने ये पोजीशन क्रिएट की। अब ये जो आपके पास जो एक्चुअल में था उसके बाद ये आपके पास कुछ डिस्टेंस पड़ी है, तो इसको मैं सपोज कर रहा हूं कि x, देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बट रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब जब आप जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो अपने रिगेन पोजीशन में आएगा, तो दैट विल बी द रेस्टोरिंग, मतलब एक अपोजिट फोर्स को आपके पास क्रिएट करता है, दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का x। तो ये है आपके पास रेस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स, जिसको मैंने नाम देता हूं। अब मैं यहाँ पे अगर यूज करूं इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, देन f इज इक्वल टू में k कोई कांस्टेंट फोर्स, मैंने कोई कांस्टेंट यूज किया है प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, माइनस का kx, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, एंड दिस k, इस k को नाम बताया गया दैट इज द स्प्रिंग फैक्टर। ये आपके पास क्या बताया गया, स्प्रिंग फैक्टर ऑफ कांस्टेंट, ये आपके पास है स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, अब या फिर मैं कहूं स्प्रिंग फैक्टर, या फिर आपको कह सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब इस स्प्रिंग कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकता हूं कैसे कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इट इज द फोर्स एक्सर्ट बाय द स्प्रिंग, जो आपके पास फोर्स एक्सर्ट, जो भी हमने फोर्स दिया है टू द आपके पास लेंथ, जितनी लेंथ के साथ कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है दैट इज द आपके पास क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट k इज इक्वल टू माइनस का f by x। तो ये आपके पास आता है स्प्रिंग फैक्टर या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं या फिर इसके SI यूनिट की बात करता हूं, देन SI यूनिट जो आपके पास आएगी दैट विल बी, वो आपके पास क्या होगा, k इज इक्वल टू में फोर्स होता है न्यूटन में, पूरा डिस्टेंस जो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस होती है वो किसमें होती है, मीटर में, देन आपके पास जो स्प्रिंग फैक्टर होगा k इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। ये आपके पास इसका क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करता हूं, देन सीजीएस आपके पास होगा न्यूटन का हो जाएगा डाइन, एंड आपके पास सेंटीमीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द स्प्रिंग फैक्टर या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है? चलो अब इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। देन डायमेंशन फॉर्मूला आपको पास से निकालना है, देन k इज इक्वल टू फोर्स का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालता हूं दैट इज ml t माइनस में 2 डिवाइडेड बाय लेंथ है आपके पास, क्योंकि लेंथ आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, देन l, देन k इज इक्वल टू में l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचा m t माइनस में 2। ये आपके पास क्या है, या फिर इसको दूसरी कंप्लीट फॉर्म में मेरे को लिखना है, तो कंप्लीट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं दैट इज m L0 t माइनस में 2। दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट के आपके पास क्या है डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है भाई? तो ये आपके पास हो गया ml t माइनस में 2, ये आपके पास हो गया l से l कैंसिल आउट हो गया t माइनस में 2। अब स्प्रिंग कांस्टेंट, अब आपके पास क्या बता रहा हूं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, की आपके पास लेंथ इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। कहने का मतलब अगर मैं ग्राफ की बात करूं
तो आपके पास ये मेरे पास अगर मैं डिस्टेंस बात करता हूँ, दैट इज द डिस्टेंस ले लिया, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा कौन, जो आपके पास स्प्रिंग रहेगा। ये आपके पास इधर में ले लेता हूँ फोर्स, तो ये जो रहेंगे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस ये आपके पास कंडीशन है दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का x। तो ये आपके पास कंडीशन है दैट इज कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे हम कहते थे ना ओम्स लॉ में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो वही सेम चीज है कि जितना फोर्स बढ़ाओगे स्प्रिंग का उतना ही आपके पास उसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, या फिर जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ही आपके पास उसका फोर्स एक्सर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पास था क्या था कि डिस्टेंस के रीजन में। अगर मैं बात करता हूं लेंथ के रीजन में, तो लेंथ के रीजन में आप ये याद रखना कि जब स्प्रिंग जो होता है आपके पास, स्प्रिंग जैसे ही आप बढ़ाओगे, जैसे लेंथ उसकी बढ़ेगी, तो लेंथ जैसे ही बढ़ाओगे तो उसके पास उसका फोर्स जो है वो डिक्रीज होता रहता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं आपके पास दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, कि आपके पास लेंथ बढ़ाओगे तो उतना ही आपके पास, ठीक है भाई। अब आपके पास ये तो हो गया कि मेरे पास जो डिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। अगर उसी के साथ मैं आपको बताऊं क्या कि अगर यहाँ पे स्प्रिंग जो आपके पास कांस्टेंट है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट और आपके पास लेंथ की अगर मैं बात करता हूं, दैट मे बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जो स्प्रिंग लेंथ है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट हमने यूज किया है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। कहने का मतलब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि लेंथ बढ़ाओगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम रहेगा, ठीक है, और अपने अगर लेंथ घटा दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी भी उसकी बात करता हूं, भाई आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, एक तो बाइक या बाइसिकल में होता है जो स्प्रिंग यूज करते हैं, तो देखा होगा आपने वो हार्ड होता है, छोटा सा स्प्रिंग होता है, बट खींचते हैं तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, ज्यादा था, लेंथ थी कम। स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा था, लेंथ थी कम। या फिर मैं कहूं कि भाई बड़े वाले स्प्रिंग होते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करूं, हीटर में जो स्प्रिंग यूज करते हैं, अब हीटर में जो स्प्रिंग यूज किया वो क्या होता है, जैसे ही आप उसको करेंगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम था, जिसकी वजह से आपके पास लेंथ जल्दी से आपके पास इंक्रीज हो गई। तो वो जो आपके पास रीजन आता है दैट विल बी द, ये आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब कि अगर लेंथ बढ़ाऊंगा तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट कम आएगा। तो ये अगर मैं लेंथ मान के चलूं और ये आपके पास क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, देन आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ दैट k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ रहेगा। ठीक है, तो ये आपने स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। अब मैं क्या बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना था, दैट फोर्स मेरे को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेस्टोरिंग फोर्स रहेगा, इक्वल किया kx की वैल्यू, k जो मेरे पास आया दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, दोनों की वैल्यू k स्प्रिंग कांस्टेंट की वेक्टर या फिर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू निकाली, दैट इज F/x को डिनोट कर सकता हूँ, SI यूनिट निकाली है, डायमेंशन फार्मूला निकाला है। उसके बाद इसके जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x रहेगा, तो अगर फोर्स बढ़ाऊंगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगी। सेकंड टर्म में क्या बता रहा हूं कि ये जो मेन टॉपिक है आपके पास क्या, कि स्प्रिंग जो फैक्टर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ाओगे तो स्प्रिंग फैक्टर ऑटोमेटिकली आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कि क्या वर्क डन किया होगा। अब वर्क डन निकालना है, चलो निकालते हैं। अब आपके पास वर्क डन निकालना है स्प्रिंग का। सपोज करता हूं ये आपके पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, अब क्या करता हूं इसकी लेंथ को जैसे इंक्रीज किया, ये लेंथ होगी, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेता हूं कि इसके अमाउंट में मेरे को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। देन अब वर्क डन मेरे को पता है दैट dw इज इक्वल टू में क्या पड़ा हुआ है FDS, बट यहाँ पे तो x है, देन dx हो जाएगा। बट जो फोर्स है स्प्रिंग में वो आपके पास क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स, दैट इज ऑलवेज बी द माइनस का, देन dw इज इक्वल टू माइनस का FDX। भाई ये माइनस का मतलब समझे, क्योंकि ये आपके पास क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स है। क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा, एक चीज का और याद रखना कि जहां पे अगर रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हो गया, जहां पे इसका फोर्स ज्यादा हो जाता है, उसको एक यूनिट नाम दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्टिफर। क्या नाम दे दिया जाता है भाई, स्टिफर। जहां पे आपके पास क्या कह रहा हूं कि जहां पे आपके पास फोर्स ज्यादा अप्लाइड कर देते हैं किसी भी उस पे, तो जो आपके पास यूनिट कहलाती है दैट इज द स्टिफर कहलाता है। ठीक है, देन dw इज इक्वल टू माइनस का FDX, बट मैंने क्या पढ़ा हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट में दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस का x, देन F इज इक्वल टू माइनस का kx, ये पढ़ा हुआ है। अगर माइनस का F है तो इक्वल टू वैल्यू किसके बराबर होगी, kx के, देन वैल्यू निकालता हूं, देन dw इज इक्वल टू में F की वैल्यू पुट की, kx हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, kx इनटू में dx। अब वर्क डन निकालना है, स्मॉल अमाउंट में था, अब मैं लिमिटिंग वैल्यू पुट करता हूं, कहां से, कि वर्क डन इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देता हूं स्टार्ट। जैसे ही मैंने इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, dw इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं, कहां से, सपोज करता हूं कि इनिशियल आपके पास 0 है, देन x 0 से लेके और x की वैल्यू x तक,
ठीक है, कि अब भाई हो सकता है कितना भी आपके पास डिस्टेंस बढ़ सकती है। देन इज इक्वल टू में के एक्स डी एक्स। अब के तो कोई कांस्टेंट है, ये तो आपके पास बाहर आ गया, अब यहाँ पे कर रहा हूँ तो के आपके पास कांस्टेंट है तो वर्क डन बचा। देन इज इक्वल टू में ये आपके पास के तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन पोर्शन बचा, लिमिटिंग वैल्यू जो पुट की x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x तक का। देन आपके पास क्या बचा, दैट इज x डी x। अब आपको याद होगा जब इसका इंटीग्रेशन पोर्शन हमने किया था तो हमने पढ़ा था कि अगर ऐसी इस टाइप की कोई वैल्यू आती है दैट इज द स्क्वायर टर्म, जो स्क्वायर टर्म रहेगा डिवाइडेड बाय 2। देन वैल्यू पुट करता हूं, देन w इज इक्वल टू में k। अब ये आपने वैल्यू पुट की दैट इज x स्क्वायर बाय 2 इनटू में कहां से x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू x तक जो लिमिट वैल्यू पुट की है। देन w इज इक्वल टू में k। अगर यहां से बात करता हूं तो x तो एक बार 0 हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, दैट इज kx स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब मैं वर्क डन लिख सकता हूं दैट इज 1/2 kx का स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपके पास जो वर्क डन आता है इन ए स्प्रिंग, अगर आपके पास स्प्रिंग में जो आपके पास वर्क डन आता है दैट इज w इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। मतलब वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके जो डिस्टेंस रहेगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट फैक्टर k के वैल्यू के बराबर। कहने का मतलब w इज इक्वल टू 1/2 इनटू में स्प्रिंग फैक्टर। अगर मैं लिखूं इसको तो आप इसको लिख सकते हैं दैट w इज इक्वल टू में हाफ ऑफ द स्प्रिंग फैक्टर, जो आपके पास स्प्रिंग फैक्टर है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इनटू में आपके पास क्या बचा है दूसरा, डिस्टेंस का स्क्वायर। जो डिस्टेंस आपके पास है, जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसका स्क्वायर के टर्म में, दैट इज द वर्क डन इज टू बी डन बाय ए स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने के बाद उसको रीगेनरेट पोजीशन में लेके आते हैं, देन आपके पास जो वर्क डन आता है इन द स्प्रिंग, देन ये स्प्रिंग आपके पास क्या है 1/2 kx का स्क्वायर। ये आपके पास स्प्रिंग फैक्टर के बारे में बताया है भाई, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं जो मैंने अभी बताई है। आपके पास स्प्रिंग का जो मेन जो आपके पास आता है वो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी मैंने डायमेंशन फॉर्मूला बताया है, उसके साथ मैंने उसको बताया कि व्हाट विल बी द वर्क डन इन द स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर में क्या वर्क डन कर सकता हूं, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है जब हमने पोटेंशियल एनर्जी कर लिया, अब उसी के साथ मैं आपके पास बताऊं कि मैकेनिकल एनर्जी, अगर मैंने एक टर्म आपके पास बताई थी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी विद इट्स कंजर्वेशन। ये मैकेनिकल एनर्जी और उसके कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी मैंने पहले भी बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि जो सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल, कि सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कोएफिशिएंट लेता हूं दैट इज v होता है इज इक्वल टू में समेशन ऑफ द एनर्जी जो मेरे पास ये बन गया, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। ये आपके पास क्या है मैकेनिकल एनर्जी, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और ये आपके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी बताई दैट इज द समेशन ऑफ द काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल इज टोटल द मैकेनिकल। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर बताया था कि बर्ड होता है, कि बर्ड फ्लाई करता है तो आपके दौरान क्या होता है, बर्ड फ्लाई करता है तो आपके पास क्या होता है, उसके पास एक हाइट भी अटेन कर रखी है और उसके साथ साथ क्या है आपके पास एक मोशन भी ले रहा है, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। अब सोल्व करने के लिए अगर मैं आपके पास बात करूं तो अगर इन दोनों के समेशन की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो इज इक्वल टू 0, कंजर्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास 0 आता है। कैसे आएगा भाई, देखते हैं। अब मेरे को पढ़ा हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा हुआ है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का करता हूं, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करता हूं वो वर्क डन के बराबर आती है, क्योंकि हमने क्या की थी एक वर्क एनर्जी थ्योरम की थी जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में वर्क डन के बराबर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या लिख लूं, वर्क डन मेरे पास क्या होता है दैट इज द Fx dx। ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपके पास होगा काइनेटिक एनर्जी। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर अब मैं मान के चलता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन की वैल्यू की बात करता हूं जो कि मैं v मान के चल रहा हूं, दैट इज आपके पास v जो अगर x एक्सिस के अलोंग में अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास क्या होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर स्प्रिंग का ही बात करते हैं तो माइनस का टर्म आता है, तो जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा माइनस का Fx dx। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं देखता हूं यहां से क्या कि अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो कंजर्वेशन 0, क्योंकि कोई भी रूल हो कंजर्वेशन का, एनर्जी का कोई भी कंजर्वेशन का रूल होता है तो वो बराबर आता है, मतलब जो समेशन रहेगा जो टोटल रहेगा वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। दैट मींस अब दोनों को ऐड करता हूं तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करता हूं देन k प्लस में v इज इक्वल टू में ये आपके पास बचा दैट इज Fx dx माइनस में Fx dx, दैट इज कैंसिल आउट इज अदर।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची, दैट इज k प्लस में v इज इक्वल टू में 0। तो ये आपके पास आता है कि कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी का अगर मैं कंजर्वेशन निकालता हूँ तो काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल अगर वैल्यू की बात करता हूँ दैट रिमेन्स द 0। इसे तो बटरफ्लाई कर पा रहे हैं। तो यही जो रीजन है आपके पास, ये क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी विद इट्स कंजर्वेशन, जो आपके पास उसका कंजर्व होता है, मतलब जो भी सम रहेगा एनर्जी का वो हमेशा कंजर्व रहेगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो आपके पास एनर्जी आती है वो कंजर्व कैसे रहती है। अब इसको डिनोट करने के लिए मैं कोई भी 3 पॉइंट के बेसिस पे काम करूंगा। अभी देखते हैं कैसे करते हैं वो भी। अब करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अगर आपके पास डेरिवेशन पूछता है तो कैसे करेंगे। सपोज करता हूं भाई यहां से कि आपके पास कुछ हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट ली मैंने, ये हाइट होगी, कुछ ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको नार्मिंग पॉइंट कर दिया A, दिस इज पॉइंट B। सपोज करता हूं कि ये ऑब्जेक्ट अब यहां C पॉइंट से होते हुए निकलेगा। कहां से पॉइंट होते हुए निकलेगा, C से। तो अब मैं क्या करता हूं कि अब इस डिस्टेंस को तो मैं मान के चलता हूं x एक्सिस, ये मैंने मान लिया, x एक्सिस नहीं सॉरी x मान के चलता हूं, कोई भी डिस्टेंस है x मान ली। तो लोअर जो आपके पास बच जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो हाइट है वो कंप्लीट है। अगर ये आपके पास x मानना है मैंने, तो जो CB का, कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो AC हमने मानना है दैट इज x मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो सकता है भाई, ठीक है, x डिस्टेंस है। अब CB की अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास क्या बचेगा, टोटल में से x घटा दूं दैट इज h माइनस में x। तो आपके पास CB की वैल्यू बची है दैट इज h माइनस में x। क्लियर है। अब एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट पे अगर एनर्जी की बात करूंगा तो A पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मेरे को निकालनी वैसे मैकेनिकल एनर्जी है, बट यहाँ पे सिर्फ जो अप्लाई होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि सिर्फ हाइट है ना कोई मोशन है। बट जैसे ही C पॉइंट पे आएगा, C पॉइंट पे आते आते उसके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक भी है और कुछ हाइट भी अटेन बची हुई है दैट इज द। तो यहाँ पे C पॉइंट पे जब आपके पास अप्लाई होगा दैट इज काइनेटिक प्लस में आपके पास क्या अप्लाई होगा, पोटेंशियल। अब लोअर B पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो B पॉइंट पे सिर्फ आपके पास क्या है, हाइट नहीं है। अब सिर्फ आपके पास एक डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, कुछ वेलोसिटी से आया है, दैट इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी मैंने पढ़ा हुआ है दैट मैकेनिकल एनर्जी की अगर मैं बात करूं दैट इज काइनेटिक प्लस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा हुआ है। निकालते हैं भाई, फर्स्ट केस से बात करते हैं कि फ्रॉम पॉइंट A। अब फ्रॉम पॉइंट A से अगर मैं बात करता हूं, एनर्जी निकालता हूं, देन A पॉइंट से अगर मैं देखता हूं तो सिर्फ क्या है अप्लाई, पोटेंशियल एनर्जी। देन मैं निकालता हूं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है हमने क्या, mgh। वैल्यू पुट करता हूं, लेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में mg। तो ठीक है, बट हाइट नहीं है आपके पास, टोटल h तो ये हो जाएगा। सिर्फ क्या है आपके पास, A पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो सिर्फ आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग में अगर मैं बात करूं, बट नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग में नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो C पॉइंट रुक जाएगा, क्योंकि मेरे को तो A से B तक की निकालनी है ना एनर्जी। तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, टोटल हाइट दैट इज द mgh। तो टोटल हाइट आपके पास क्या है, mgh। तो ये आपके पास आ गया mgh। इस हाइट का रीजन समझो भाई, क्योंकि हाइट तो आपके पास कहां से, A से B तक की मेरे को मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल निकाल लिया। अब मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी आपके पास कुछ है नहीं, रेस्ट में है दैट इज 0, तो काइनेटिक तो होगा नहीं। देन आपके पास मैकेनिकल एनर्जी जो आपके पास बचेगा दैट इज द पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक, देन 0 प्लस में mgh दैट इज मैकेनिकल एनर्जी आपके पास आई इज इक्वल टू में mgh। ये आपके पास आया दैट इज द फ्रॉम पॉइंट A से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फ्रॉम पॉइंट B। अब पॉइंट B की तरफ में अगर मैं बात करूं, अब B पॉइंट पे अगर, सॉरी B नहीं, पहले C लेते हैं भाई। पहले C पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो C पॉइंट पे अब मेरे पास काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकाला दैट इज मैंने पढ़ा हुआ है हाफ mv², हाफ mv² पढ़ा हुआ है। बट मेरे पास वेलोसिटी तो आ रही है ना, क्योंकि इनिशियली तो 0 है। अब मेरे को यहां से पता है दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल 0, फाइनल में निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस पोजीशन डिस्टेंस वेलोसिटी फॉर्मूला लगाता हूं देन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यहां से u 0 है दैट इज v² इज इक्वल टू 2as। बट डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट पे काइनेटिक के, तो डिस्टेंस आपके पास क्या ट्रेवल करके आया है दैट इज
एक्स एक्सिस, क्या डिस्टेंस ट्रेवल क्या है एक्स, तो एस की वैल्यू की बजाय मैं क्या वैल्यू पुट कर लूंगा, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं 2a x वैल्यू पुट करता हूं, देन काइनेटिक एनर्जी आपके पास बची दैट इज 1/2 m इनटू में v स्क्वायर की वैल्यू पुट की 2a x, 2 से 2 कट गया, देन आपके पास काइनेटिक एनर्जी बची दैट इज ma x, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब रही बात पोटेंशियल, पोटेंशियल भी निकालते हैं। अब यहीं से इस स्टेप से पोटेंशियल निकालता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, अब यहां से पोटेंशियल, इस पॉइंट से पोटेंशियल, क्योंकि अगर भाई मान लो सपोज करो कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप की, यहां पे मैंने पकड़ लिया, अब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल तो ये है ना, क्योंकि हाइट तो यहाँ पे है, तो ये जो है अब इसकी क्या है h माइनस में x, तो आपके पास हाइट जो है पोटेंशियल एनर्जी पड़ी हुई है mgh, बट हाइट यहाँ पे आपके पास क्या लूंगा h माइनस में x, क्योंकि सी पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, जो हाइट है आपके पास दैट इज h माइनस में x, देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में mg h माइनस में x वैल्यू पुट की, देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में mg h माइनस में mg x, सिर्फ खोला है मैंने इस जो ब्रैकेट को, इसको मैंने क्या किया है ओपन किया है, क्लियर है। अब यहां से इसी टर्म को आगे बढ़ते हुए अगर मैं यहाँ पे टर्म करता हूं तो अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी आपके पास होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है दैट इज max, तो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास max, ठीक है, और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh माइनस में mgx। अब a और g की वैल्यू तो बराबर ही होती है भाई, तो a की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर लेता हूँ, a की जगह वैल्यू पुट कर लेता हूँ दैट इज g, देन मैं यहां से देखता हूं तो प्लस का mgx और माइनस का mgx, देन मैकेनिकल एनर्जी आपके पास क्या बची, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इज ओनली द mgh, तो मैकेनिकल, अब मैं देखता हूं यहां से, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड, अब मैं यहां से देख रहा हूं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी mgh है, इक्वेशन नंबर सेकंड भी mgh है, दोनों टर्म बराबर आई। अब बी पॉइंट पे निकालता हूं, अब बी पॉइंट पे निकालते हैं भाई, तो मैं यहां पे करके दिखाता हूं, देन अब एनर्जी एट बी पॉइंट, अब बी पॉइंट पे अगर एनर्जी की बात करता हूं, तो बी पॉइंट पे अगर एनर्जी की बात करते हैं तो आपके पास सिर्फ क्या है काइनेटिक, क्योंकि पोटेंशियल तो है नहीं, हाइट तो जीरो होगी, अगर हाइट जीरो होगी तो इसका मतलब पोटेंशियल भी आपके पास एनर्जी क्या आ गई जीरो, देन वैल्यू पुट करता हूं किसकी, अब यहां से वैल्यू अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी तो हमने पढ़ा हुआ है दैट इज 1/2 mv का स्क्वायर, सेम वही कांसेप्ट, v स्क्वायर निकालना है, इनिशियल जीरो है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2a की वैल्यू को मैं g पुट कर लेता हूं इनटू में h। अब यहां से इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां जब स्टार्टिंग यहां से चला है तो टोटल हाइट तो h ही तो है, तो h ही लेके चलूंगा, तो टोटल हाइट में क्या लेके चल रहा हूं h, देन u जीरो है, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू आई 2gh, वैल्यू पुट करता हूं, देन काइनेटिक एनर्जी आपके पास बचेगी दैट 1/2 m इनटू में 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट बचेगा तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा mgh। अब मैकेनिकल एनर्जी निकालता हूं, देन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक आपके पास mgh है, पोटेंशियल जीरो है, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा mgh, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई तीनों पॉइंट की। अब मैं देख रहा हूं यहां से क्या कि फ्रॉम पॉइंट A या फिर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड द एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी क्या है कंजर्व्ड है, कहने का मतलब कि आपके पास एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना तो मैं बना सकता ना मैं डिस्ट्रॉय कर सकता, आपको सिर्फ क्या कर सकता है इट चेंज ओनली इट्स फॉर्मेशन, वो सिर्फ फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है कि यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल था, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे काइनेटिक हो गया, तो सिर्फ अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे थर्मल की बात करते हैं भाई, अब वही वाली बात है, मैं अपने हाथों को रब कर रहा हूँ तो हीट क्रिएट हो रही है, तो वो जो हीट क्रिएट हुई है दैट इज द एनर्जी कंज्यूम। या फिर मैं बात करूंगा आपके पास जो लाइट आती है, अब करंट आपके पास आ रहा है बट बल्ब में जो आपके पास हो रही है, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई बल्ब में आपके पास जो है वो लाइट में चेंज हो गया। कैंडल की बात करें, कैंडल को जैसे ही आपने बर्न आउट किया तो आपके पास वो जो केमिकल एनर्जी तो किसमें चेंज होगी, अब वो आपके पास किसमें हीट एनर्जी में चेंज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बी डिफाइंड एज इट कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म, वो अपनी फॉर्म को सिर्फ चेंज करता है। तो ये आपके पास इसका डेरिवेशन जो बताया कि एनर्जी कंजर्व कैसे होती है, तो आपके पास ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन। क्लियर है। तो आज के टॉपिक में हमने जो किया दैट इज द स्प्रिंग फैक्टर किया था, स्प्रिंग कांस्टेंट फैक्टर किया था, उसके साथ हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी की, उसी के साथ हमने उसकी मैकेनिकल एनर्जी विद द जो हमने कंजर्वेशन किया, और एक हमने जो लास्ट किया है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस वीडियो consists only 3 parts of this. If you are facing any problem, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us.